नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। कक्षा 6 के अंदर हमने पहला अध्याय कर लिया था प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये नंबर सिस्टम जो होता है आपका संख्या पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बात तक आपके काम आएगा। आपको इसमें समझना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, अपूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इनमें आपका जो कन्फ्यूज़न होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है। तो ये कन्फ्यूजन अब इस छोटी क्लास में आप अपना दूर करेंगे तो आगे तक आपका क्लियर रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेहतर होगा कि आप इस कक्षा में इस संख्या पद्धति को बड़ी सीरियसली पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, अपनों के साथ शेयर करते रहिएगा और बार बार वीडियो को देखकर अपने टॉपिक को क्लियर करते रहिएगा। ठीक है। यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, ये यूट्यूब आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यूस रह सके। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में और क्लास टीचिंग में आपका एक मेन अंतर यही है कि क्लास में आपका पीरियड खत्म होने के बाद टीचर्स अपना लेक्चर लेने के बाद चले जाते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक उसमें क्लियर नहीं हो पाया है, आपकी कुछ समझ में नहीं आया है, तो आपके अंदर एक हिचक रह जाती है कि उसे दोबारा कैसे पूछें। यहाँ पर YouTube प्लेटफॉर्म आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप बार बार उस वीडियो को रिवाइज करके कभी भी कहीं भी बैठ के आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है, आप किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए। तो इसी वजह से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गणित की सभी कक्षाओं की पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनों के साथ विचार विमर्श करके इसे शेयर करते रहिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। देखिए, पहले हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या काउंटिंग नंबर्स जो हुआ करते थे वो आपके 1 से स्टार्टिंग हुआ करते थे और अनंत तक चला करते थे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप काउंट किया करते थे, वो आपकी प्राकृतिक संख्या हुआ करती थी। आज है आपके पास पूर्ण संख्याएं, ये सब्जेक्ट है आपका, ये टॉपिक है आपका। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में विचार करते हैं। देखिए, काउंटिंग आप करते हैं 1 से स्टार्टिंग करते हैं जब आपके पास कुछ हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं या 2 प्लेट आपके पास रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ये लड्डू रखे हुए हैं, ये तो मुंह बन गया। चलिए इसे मुंह को हटाते हैं, लड्डू रखे हुए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्लेट के अंदर कितने लड्डू रखे हुए हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 लड्डू रखे हुए हैं। क्लियर है। एक इसके साथ में मैं दूसरी प्लेट रखता हूं, छोटी सी प्लेट। अब इसमें आपसे पूछता हूं कितने लड्डू रखे हुए हैं। खाली दिख रही है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं। इसमें तो कुछ भी नहीं। तो ये कुछ नहीं क्या है, ये कुछ नहीं का इन्वेंशन भारत ने किया, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया। और इसे कुछ नहीं को आप कहते हैं जीरो। ठीक है। इससे पहले, जीरो के इन्वेंशन से पहले केवल आपके पास काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5। पर जैसे ही इन्वेंशन आपने जीरो का हुआ है, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या को डिफाइन करना, बड़ी से बड़ी संख्या को लिखना आसान हो गया और ये आपके पूर्ण संख्याएं कहलाई, जैसे ही जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया गया। तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं फिर क्या हुई, पूर्ण संख्याएं हुई आपके पास, आपने जीरो को इंक्लूड कर लिया किसके साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ। ठीक है। प्राकृत संख्याएं आपके पास क्या हुआ करती थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। ठीक है। यहां पर आपने इसमें शामिल कर लिया है जीरो को, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने कहा 1 1 तो कुछ होता है और 0 0 कुछ नहीं, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया,
ये कुछ नहीं हो गया, ठीक है। ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। अब आपके पास सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हुआ करती थी? 1 हुआ करती थी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। बड़ी हम डिफाइन नहीं कर सकते, बड़ी तो कोई भी हो सकती है। आप कहीं तक भी चले जाइए, कोई भी संख्या आप चूज करेंगे तो उससे बड़ी संख्या जरूर रखी हुई होगी वहां पर। अगर हम कहें कि 100 बड़ी संख्या है, नहीं, 101 उससे बड़ी है। 101 को कहेंगे नहीं, 102 उससे बड़ी है। तो बड़ी हम डिफाइन नहीं कर सकते, पर छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास है सबसे 0, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी समझ में आ गई होगी। प्राकृत संख्याओं के साथ में बस 0 को हमने इंक्लूड कर लिया है, और बाकी का कॉन्सेप्ट वही है जो कर दो जो हमने प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था। पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, ठीक है, संख्याओं का जोड़ना, घटाना और इनके नियम, क्रम विनिमय वगैरह, वो सब होके वही आपके चलेंगे। बस यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना जरूरी था कि पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है। केवल यही है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में यदि 0 को इंक्लूड कर लिया जाए, 0 को साथ ले लिया जाए, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्नों में देखिए, प्रश्नावली है आपकी 2A। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ये तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे हमने संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप संख्या रेखा बनाएंगे। तीर के निशान का मतलब आपको बता ही रखा है, एंड सॉन्ग में चलती रहेगी। अब यहाँ पर जैसे प्राकृतिक संख्याओं में आपने 0 से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किया था, पूर्ण संख्याओं में आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। क्रमागत संख्याएं मैंने आपको बताए रखी हैं, एक के बाद एक आने वाली। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं, ठीक। हमने 3 क्रमागत संख्याएं ले ली, 3 4 और 5, ठीक। पहली और तीसरी का योगफल, पहली ये है और तीसरी ये है, इनका योगफल कितना आ रहा है? 8, ठीक है। 3 और 5 8 होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि बीच वाली संख्या इसका इन दोनों के योगफल का आधा है। योगफल कितना आया था हमारे पास? 8, और उसका आधा आप देख रहे हैं 4 है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आपका निकल के सामने आता है कि मध्य संख्या जो होती है, ठीक, ये आपके पास होगी पहली प्लस में तीसरी संख्या और उसके बटे में 2, ठीक है। जो पहली और तीसरी पूर्ण संख्या होगी उसके बटे में 2 हम करेंगे तो मध्य वाली संख्या हमारे पास मिल जाएगी। और मध्य वाली संख्या हमें मिल जाएगी, अगर हमें 4 मिल गई तो हम इससे पूर्ववर्ती भी निकाल सकते हैं, पहले वाली एक घटा के निकाल सकते हैं, और अनुवर्ती भी निकाल सकते हैं, यानी कि बाद वाले भी निकाल सकते हैं, एक जोड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न में हमें यही दिया गया था, मध्य संख्या निकालते हैं आप, मध्य मतलब बीच वाली संख्या। पहली और तीसरी का योगफल कितना दे रखा है इन्होंने इसमें? प्रश्न में ये दे रखा है आपको 28, और 28 को 2 से भाग करते हैं या 28 का आधा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है? 14, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कौन हो गई हमारे पास? 14। उससे पूर्ववर्ती भी निकाल सकते हैं, उससे पहले वाली कौन हो जाएगी? 13, और उसके बाद वाली यानी कि अनुवर्ती भी निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? 15। अतः क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? एक तो 14 हुई बीच में, तो इससे पहले वाली लिखेंगे 13 और इसके बाद वाली लिखेंगे 15। तो 13, 14 और 15 ये आपकी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो गई। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहली और तीसरी संख्या के योगफल का जो आधा होगा वो आपका बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है चौथे प्रश्न में यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि बार बीच वाली संख्या हमने खुद ब खुद दे रखी है प्रश्न नंबर 4 में। मध्य की संख्या दे रखी है आपको, वो आपको गिवन है कितनी, 39, 39 है। ठीक, तो इससे पूर्ववर्ती भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि क्रमागत है। पूर्ववर्ती निकालिए, 39 की पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली, एक कम करके निकाला करते थे, कितनी हो गई, 38 हो गई। और फिर इसके बाद आपको निकालनी है 39 की अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब बाद वाली संख्या, जो हम एक जोड़ के निकाल सकते थे, वो हो गई हमारे पास 40। तो पहली ये हो गई, बाद वाली ये हो गई और बीच की ये हो गई। अतः संख्याएं क्या हुई हमारे पास, सबसे छोटी कौन है, 38, फिर बीच वाली कौन थी, 39, और बाद वाली कौन थी, 40। हमारे पास ये तीनों की तीनों पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो ये अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप 0 को सम्मिलित कर लें तो वो आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है शून्य। ठीक है, शून्य को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्नावली आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे के कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। अब है आपके संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब जैसे आपको प्राकृतिक संख्याओं में बताए थे, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही हैं, उसी प्रकार से हैं आपके पास। वहां पर आपको गुणधर्मों में आपको बताया गया था कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, साचर्य का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, उसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। वहां पर हमने देखिए पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, कुछ नियम है यहां पर आपके, उन नियमों को देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास इसमें आपका ये आपको दे रखा है इसमें योग का समवर्ग प्रगुण। ठीक है, समवर्ग प्रगुण में क्या होता है, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नंबर 1 पर है आपका समवर्ग। समवर्ग प्रगुण क्या है, देखिए इसे समझिएगा। ये योग पर और गुणा पर दोनों पर ही आपका अप्लाई होता है। सबसे पहले योग की बात करते हैं। योग में क्या है कि अगर कोई किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का आप योगफल करें, ठीक है, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं आपने ले ली, मान लीजिए 5 ले ली और प्लस में 4 ले ली, तो इनका योगफल आपके पास प्राप्त होता है 9, और 9 भी आपके पास एक पूर्ण संख्या ही है कि नहीं। अगर दो पूर्ण संख्याओं का योगफल आप करते हैं तो आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, और ये आपका कहलाता है समवर्ग का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, मैंने 5 और 4 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं, यदि उनका योगफल करेंगे तो आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। और यही आपकी एप्लीकेशन है गुणन के ऊपर भी। अगर किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं की आप गुणा करें, 5 गुणा 4, तो आपके पास प्राप्त होता है 20। 20 भी आपकी एक पूर्ण संख्या ही है। तो समवर्ग प्रगुण जो होता है वो योग और गुणन दोनों पर आपका अप्लाई होता है। इसके बाद दूसरा है आपका क्रम विनिमय।
क्रम विनिमय क्या होता है आपका, ये कहलाता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम बदल देना, इसे आप बोलते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। थोड़ी अंग्रेजी में भी साथ के साथ याद रखते चलिएगा, जिससे आगे भविष्य में आपको आसान रहेगा। क्रम विनिमय को आप बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय में क्या कहता है, देखिए कि अगर आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हुए, सबसे पहले योग की बात हम करते हैं, अगर योग करते हुए उनका क्रम परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे हमने अभी अभी लिखा था 5 प्लस में 4, ये कितना होता है 9, ठीक। अगर इनका मैं क्रम परिवर्तित कर दूं, यानी कि 4 को पहले ले लिया जाए और 5 को बाद में जोड़ दिया जाए, तो भी आपका 9 ही आएगा, यानी कि क्रम परिवर्तन से इनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे आप बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम को परिवर्तित कर देना। यहीं पर आप बात करते हैं फिर गुणन की। गुणन में भी क्या है कि मैं 5 गुना 4 लिखूं या 4 गुना 5 लिखूं, आना आपका 20 ही, ठीक है। क्रम परिवर्तित किया हमने, 5 गुना 4 लिखा या 4 गुना 5 लिखा, वही आपका 20 ही आपको प्राप्त हो रहा है, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय। ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पर ध्यान रखिएगा कि अंतर में अगर दो संख्याओं का अंतर किया जाए, पूर्ण संख्याओं का अंतर किया जाए, तो वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। अंतर की बात करते हैं, देखिए अंतर में देखिए, अगर मैं कहूं आपको कि 5 माइनस 4 कीजिए, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब अगर मैं इन्हें परिवर्तित कर दूं कि 4 माइनस 5 कर दूं, तो क्या होगा आपके पास, ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो अंतर पर आपका ये होल्ड नहीं होगा। बात समझ में आएगी कि आपका अंतर पर क्रम विनिमय का नियम होल्ड नहीं होता है, योग पर और गुणन पर आपका होगा। इसी तरीके से भाग पर भी ये आपका होल्ड नहीं होगा, केवल योग पर और गुणन पर, अंतर पर और भाग पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आपका तीसरा साहचर्य। साहचर्य नियम क्या है, इसे भी देखिए। साहचर्य प्रमेय, ये क्या है आपका, इसे आप बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है आपका, मान लीजिए आपके पास अब की बार 3 संख्या है, पहले से योग पर बताते हैं आपको, योग में क्या होगा, 3 संख्याएं मान लीजिए आपके, जैसे हमने अभी ली थी, एक 5 ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं को तो एक साथ जोड़ेंगे नहीं, आप क्या करें कि पहले हमने 4 को और 3 को जोड़ लिया, 7 आ गया, और फिर हमने उसे 5 में जोड़ा, या हम क्या करते हैं, पहले 5 और 4 को जोड़ दीजिए, फिर उसमें 3 को जोड़ दीजिए, आना वही है। साहचर्य का मतलब है आप पेयर किसका पहले बनाते हैं, आप जोड़ा किसका पहले बनाते हैं। यहाँ पर आपने 4 और 3 को पहले जोड़ लिया, फिर 5 में जोड़ा, या आपने 5 और 4 को पहले जोड़ लिया, फिर 3 में जोड़ा, आना आपका वही है 12। इसे बोलते हैं साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है साथ में लेकर चलना। तो किसे साथ में लेके चले, 4 को 3 के साथ में पहले लेके चले, फिर आपने 5 को 4 के साथ में लेके चल दिया, 3 को अकेला छोड़ दिया, ठीक है, परंतु परिणाम आपको एक ही प्राप्त होता है। और यही आपका फिर गुणन पर भी अप्लाई होगा। आप 5 गुना 4 गुना 3 लिखें। अब गुणा भी आप तीनों की एक साथ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि आपने पहले 4 की और 3 की गुणा कर ली, और फिर जो गुणा आई इन दोनों की, उसकी गुणा 5 में कर दी। या फिर आपने क्या किया कि 5 गुना 4 को साथ साथ ले लिया, और फिर बेचारे को 3 को अकेला छोड़ा, 5 और 4 की जो गुणा आई वो 3 में फिर हमने कर ली, आना आपके पास 60 ही है, चाहे आप किसी को भी साथ लेके चले। तो ये आपका कहलाता है साहचर्य प्रमेय, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर।
प्रश्नावली में देखिए संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना ये हम सीखेंगे, ये प्रश्नावली के अंदर ही सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए शुरू करते हैं अब संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना। देखिए संख्या रेखा आपको सिखाई गई थी, हमने बताया था अभी ये आपके पास एक संख्या रेखा है और पूर्ण संख्याओं में कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से चलती चली जाएगी 9 10 11 कहीं तक भी। ठीक है, तो अब यदि आपको दो संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने के लिए जैसे मैं एक प्रश्न लेके चलता हूं, मुझे क्या करना है? 4 + 5 करना है। पता है मुझे 9 आएगा, पर संख्या रेखा पर इसे कैसे लिखा है? सबसे पहले आप 4 गिनोगे। ठीक, कहां से स्टार्टिंग करोगे? यहां से 0 से 1 2 3 4। 0 से चल के आप यहां पर पहुंच गए 4 पर। अगर प्लस कर रहे हैं तो आपको दाहिनी तरफ ही चलना है, राइट हैंड साइड पे चलना है। प्लस कर रहे हैं कितना? 5। इसमें और 5 प्लस आप कर रहे हैं तो यहां से आप गिनना शुरू कीजिए 1 2 3 4 और 5। ये पहुंच गए आप यहां पर, तो परिणाम आपके पास क्या हुआ? परिणाम हो गया ये। कितना आपको प्राप्त हुआ? 9। 0 से चल के आप 9 पे पहुंच गए। तो ये आपका योग करना होता है। अब अगर आपको अंतर करना पड़े तो अंतर करने के लिए आपको क्या होगा कि जब भी आपको माइनस करना पड़े तो आप वापस लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक प्रश्न लेके चलता हूं कि 7 - 3 करिए, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? इसे प्लस वाले कॉन्सेप्ट को हम मिटाते हैं। अब हम 7 - 3 करते हैं, तो सबसे पहले 7 गिन लीजिए आप। 7 पर आपको पहुंचना है तो आप ये पहुंच गए यहां पर। ठीक, माइनस करेंगे 3, तो -3 करने के लिए अब यहां से 7 से आपको वापस चलना पड़ेगा 1 2 3। बताया था मैंने अभी कि जब भी आप माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में चलेंगे और जब भी प्लस करेंगे तो राइट साइड में चलेंगे। तो यहां पर हमें माइनस करना पड़ रहा था तो हम 7 तक पहुंचे और फिर -3 करा, तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ आपको? 4। घटाकर देखेंगे तो वही 4 है। तो यही आप संख्या रेखा पर भी करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी संख्या रेखा की, तो इसे हम ऊपर जो रखते हैं। आइए पहला ही प्रश्न देखिए कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। अब ये हमें संख्या रेखा दे रखी है इन्होंने इस प्रश्न में, हमें कहा गया है कि ये हमें बताना है कि कर क्या रहे हैं आप इसमें। देखिए इन्होंने दिया है कि आप पहले 0 से स्टार्ट करके और इस पे पहुंच गए 4 पर पहुंच गए, ये यहां पर पहुंच गए, और फिर 4 से आपने स्टार्ट किया और कहां पर पहुंच गए आप? 9 तक पहुंच गए। ठीक, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि परिणाम क्या हुआ। तो यहां पर आप कुल मिलाकर कहां पहुंचे? 9 पर पहुंचे हैं। तो आपने देखा कि पहले कहां पर पहुंचे थे? 4, और फिर राइट की चले, दाहिनी तरफ चले, कितना चले आप? 1 2 3 4 5 चले और परिणाम कितना मिल गया आपको? 9। तो ये पहले प्रश्न का आपका योग तथ्य हुआ। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को देखिए, सेकंड पार्ट को इसके। आप पहले कहां जा रहे हैं? इसी में हम कर देते हैं सेकंड। ये तो फर्स्ट था आपका 2b का, जो 2b एक्सरसाइज है उसका पहला एक प्रश्न है आपके पास। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड देखिए, सेकंड को नीचे की तरफ करते हैं। इसी में इसने कहा है कि आप 0 से 5 तक चले हैं। चित्र में आप देख रहे हैं 0 से आप 5 तक पहुंच गए। फिर आपने 5 से स्टार्ट किया और 11 तक पहुंचे। 5 से स्टार्ट करके आप 11 तक पहुंचे। तो यहाँ पर आपके पास 2 पेयर में है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या होता है। ये तो आपका फर्स्ट का तथ्य था। सेकंड का देखिए क्या लिखा है आपको। आप पहुंचे 5 तक, तो 5 लिख दीजिए प्लस में। अब 5 से आगे कितना बढ़े आप? 1 2 3 4 5 6। आगे आप 6 बढ़े और परिणाम आपको कितना प्राप्त हुआ? 11। तो ये आपका संख्या रेखा पर जो आपको चित्र दे रखा था उसका योग तथ्य है, यानी कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं।
संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर अगर आपको दिया गया है तो वापस आपसे ये तथ्य लिखवा रहा था इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या है। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। बिल्कुल उसी तरीके का आपका प्रश्न है जैसा पहला था। दूसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 5 + 4। वही संख्या रेखा आपको बनानी है। 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अपने पॉइंट्स बना लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न में इसने पहले भाग में कहा है हमें कि 5 + 4, 5 और प्लस में 4। सबसे पहले आपको कहां तक जाना है? 5 तक जाना है। 0 से स्टार्ट करके यहां से आपने स्टार्ट करा और ये आप 5 तक पहुंच गए। फिर ये कह रहा है आपको +4। ये प्रश्न आपका लिखा हुआ +4, इसमें +4 और आपको पढ़ने हैं 1 2 3 4। आप यहां तक पहुंच जाएंगे 9 तक। ठीक है। और परिणाम क्या प्राप्त हुआ फिर आपको? ये यानी कि परिणाम आपको प्राप्त हो गया 9। ठीक। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में इसने कहा 0 + 5, 0 और प्लस में 5। अब देखिए 0 का मतलब है 0। आप 0 पर ही बैठे रह गए, कहीं नहीं चले आप। 0 चलने का मतलब कुछ नहीं, जो आपको सबसे पहले ही हमने बताया था। और प्लस में 5, तो 0 तो यहाँ पर है ही आपके पास और प्लस में आपने क्या कर दिया, इसमें 5 कर दिया। तो परिणाम भी आपके पास ये 5 ही रहेगा और कुछ इसके आगे नहीं रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट में देखिए, इसमें 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको दे रखा है 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 और परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है 9। तो अब इसके लिए इस नीचे वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 चलना है। 2 चलने के लिए आप क्या चलें? यहां तक ये 2 चल दिए। फिर प्लस में है तो राइट साइड में चलना पड़ेगा, उधर को चलना पड़ेगा आपको 3 और गिन लीजिए 1 2 3। यहां से आप उठे और फिर आप 3 संख्याएं और आगे चल गए। फिर है 4। इसके बाद फिर यहां से उठे आप और 4 संख्याएं और आगे 1 2 3 4। यहां पर आप पहुंच जाते हैं 9 पर। तो ये 3 संख्याओं का योगफल था। इसी तरीके से 4 5 जितनी भी संख्याएं आपको दी है आप जोड़ सकते हैं। तो परिणाम आपके पास क्या हुआ? यहां से आपने स्टार्ट करा और पहुंच कहां पर गया? 9 पर। तो परिणाम क्या आपको प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। तो ये आपका संख्या रेखाओं पर योग और अंतर को प्रदर्शित करने का तरीका था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में जो हमने प्रगुण आपको बताए थे उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। अब आपको इसमें दे रखा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरे प्रश्न में देखिए, जो आपको प्रगुण दिए हुए थे हमें उसी के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले पार्ट में आपको दे रखा है इसके 345 प्लस में 789 789 बराबर। अब आपको एक रिक्त स्थान दे रखा है और प्लस में आपको दे रखा है 345। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक नियम बताया था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब जो संख्या पहले लिखी हुई है इसे बाद में लिख दिया गया है, जो बाद में थी इसे आप क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? 7 8 9। इससे क्रम विनिमय के नियम से। ठीक है, ये हमने सामने लिख दिया है इसके। इसके बाद दूसरे पार्ट में आइए। सेकंड में आपको दे रखा है 2889 और प्लस में 0। और ये तो आपको पता है कि 0 एक ऐसी संख्या है, किसी में जोड़े या किसी में घटाए उसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे आपको एक रिक्त स्थान दे रखा था तो आपको पता है, यानी कि 2889 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या हुआ? वो संख्या जो कि क्यों ही आपके पास रहेगी 2889। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट में इसमें दे रखा है आपको जो एसोसिएटिव आपको बताया था, साहचर्य नियम बताया था, उसका प्रयोग आपको कर रखा है। 334 प्लस में 456 प्लस में 789 789। और इधर फिर आपको क्या कर रखा है इन्होंने कि एक खाली जगह दे रखी है वही जैसे पहले प्रश्नों में दे रखा था, और प्लस में ब्रैकेट में आपकी बार साहचर्य दो नंबरों का अलग कर रखा है 456 प्लस में 789। ठीक, तो आप देख सकते हैं मिसिंग कौन है इसमें से, 456 इधर है, 456 भी है, 789 इधर है, 789 भी इधर है, तो मिसिंग कौन है 234। उसे ही हमने ढूंढ के इसमें लिख दिया क्योंकि यहां पर किस नियम का प्रयोग किया गया था, साहचर्य का। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका पूर्ण होता है। इसके बाद आते हैं अब अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि योग पर और गुणन पर क्रम विनिमय का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे इसमें हमने किया है, परंतु अंतर पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और इसी तरीके से आप भाग पर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब कि क्रम विनिमय जो होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ जो होता है डज नॉट होल्ड एट आपका डिफरेंस एंड डिवीजन। तो डिफरेंस पर और डिवीजन पर ये अप्लाई नहीं होगा, अंतर पर और भाग पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये अब आपको 5वें प्रश्न में एग्जांपल करके दिखाना है। कोई भी आप संख्या लीजिए और उसमें क्रम विनिमय अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको पहले बताया था कि 5 - 3 कितना हो रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर मैं इसे 3, पहला उदाहरण लेके चल रहे हैं फर्स्ट, अगर मैं इसे 3 - 5 करता हूं तो ये आपके पास -2 आता है। ठीक है, अंतर ले रहे हैं, तो अंतर लेते हुए जब भी आपके बीच में यहाँ पर अंतर का साइन हो, जैसे यहाँ पर हमने अंतर लिया 5 का और 3 का, 5 का और 3 का अंतर 2 होता है। अब यहां पर चिन्ह हो जाएगा, उसका चिन्ह जाएगा, लेकिन यहां प्लस है और ये इसके पास माइनस है। प्लस वाला बड़ा है 5 है और छोटे वाला कौन है 3 है, उसके पास माइनस चिन्ह है। तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का जाना है परिणाम में। अब यहां पर क्या है, 3 प्लस का है और 5 माइनस का है। अंतर तो अब भी 2 ही है, परंतु 5 के पास क्या है माइनस है, तो चिन्ह कौन सा जाएगा इसके पास माइनस का। अब देखिए दोनों संख्याएं आपकी अलग अलग आ रही हैं, डिफर आ रही हैं। इसी तरीके से कोई भी आप 2 और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं 9 - 7 ले लूं तो आपको 2 प्राप्त हो रहा है, और 7 - 2 ले लूं माइनस के 2 प्राप्त हो रहा है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इस प्रकार से आप तीसरा एग्जांपल खुद बनाएंगे और ये प्रश्नावली अभी आपकी पूर्ण होती है। हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली हैं इस प्रश्नावली में, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं, पूर्ण संख्याओं का योग हमने संख्या रेखा के ऊपर भी पढ़ लिया है। तो बच्चों इसके उदाहरण आप लोग खुद करके देखें, ठीक, और संख्या रेखा को अच्छी तरीके से सीरियसली पढ़ते रहें ताकि भविष्य में भी आपके अच्छी तरीके से काम आ सके। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।